लगातार बातचीत का दौर विफल रहने पर कल से फिर होगी हड़ताल। मांगी पूरी ना होने पर 72 घंटों तक कटरा बंद रखने का ऐलान। आज दोपहर 3 बजे होगी कारोबारियों और प्रशासन की बैठक। आरक्षण पर विपक्ष के नजरिए पर बिफरी भाजपा, कांग्रेस पर दोहरी राजनीति करने का लगाया आरोप। तरुण चुग ने दलितों के हक मारने का ठहराया दोषी। वहीं सांबा में सिम कार्ड डीलरों की वेरिफिकेशन जारी। एसएसपी के दिशा निर्देश पर पुलिस कर रही जांच। जिले के हर डीलर के रिकॉर्ड की हो रही जांच। वहीं प्रशासन गांव की ओर अभियान की हो रही सराहना। रोडा प्रशासन की पहलों से लोगों को मिल रही राहत। 6 दिनों तक हर ब्लॉक में आज अंतिम दिन भी लगे शिविर। लोगों की कई समस्याओं का मौके पर किया जा रहा हल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच में आज होने वाली बातचीत का दौर अगर विफल रहा तो कारोबारी यानी कि कल जो है बुधवार से एक बार फिर से 72 घंटों की हड़ताल पर चले जाएंगे। बातचीत का ये दौर हालांकि सोमवार को होना तय हुआ था, लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण ये संभव नहीं हो सका। वहीं पर आज दोपहर 3 बजे श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच में बैठक होने वाली है, जिसमें कि जिले के डीसी भी मौजूद रहेंगी। ताराकोट रोपवे को लेकर उठे विवाद को लेकर प्रशासन ने 18 दिसंबर को कटरा के कारोबारियों से 23 दिसंबर तक इस मुद्दे को हल करने का समय मांगा था, लेकिन कारोबारियों की मानेंगे तो अभी तक प्रशासन से उन्हें किसी भी किस्म की जानकारी नहीं दी गई है। तो ये मुद्दा गरमाता जा रहा है, जहां पर डीसी भी जो है इन प्रदर्शनकारियों से, इन कटरा के व्यापारियों से, कारोबारियों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अभी तक 23 दिसंबर बीत जाने के बाद भी इस मुद्दे का हल नहीं हुआ है। और आज एक मीटिंग हो सकती है, लेकिन अभी इस पर मोहर नहीं लगी है। और अब कारोबारियों की एक ही मांग है कि इस रोपवे का काम जो है वो यहाँ पर इसे बंद किया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर उनकी आर्थिकी पर सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर हमने कुछ दिन पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से सभी दुकानें, सभी यहाँ पर कारोबार ठप किए गए थे कटरा में, और इसके चलते सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे। और एक ही मांग इन प्रदर्शनकारियों की कि जल्द से जल्द ये जो रोपवे का काम चल रहा है उसे बंद किया जाए, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ताराकोट से सीधे भवन तक के लिए रोपवे का निर्माण जो है वो करवाया जा रहा है। और क्या कुछ कारण है इसके पीछे वो भी सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि जो विकलांग है या फिर जो 80 साल से ऊपर के जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उन्हें चलने का यहाँ पर चलने की जरूरत ना पड़े, या फिर अन्य रीजंस की वजह से, अन्य कारणों की वजह से ये रोपवे का काम जो है वो शुरू किया गया था। लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ पर तस्वीर है वो साफ नहीं है, क्योंकि आज एक मीटिंग जो है वो होनी है, लेकिन अगर कुछ कारणों की वजह से ये मीटिंग नहीं होती तो कल से एक बार फिर से 72 घंटों की हड़ताल जो है वो इन कारोबारियों की शुरू हो जाएगी। तो हमारे साथ सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं जिला यहाँ पर कटरा से, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सोहन, बताइएगा पहले कि अभी फिलहाल का अपडेट क्या है, जो आज यहाँ पर मीटिंग होनी है, उस हवाले से जानकारी दीजिएगा। ठीक है, सोहन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मां वैष्णो देवी संघर्ष समिति और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके बीच में बातचीत का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर ये विफल रहा तो फिर एक बार फिर से 72 घंटों की हड़ताल जो है वो शुरू हो जाएगी। बातचीत का ये दौर हालांकि सोमवार को होना तय हुआ था, लेकिन मौसम यहाँ पर बिगड़ चुका था। कुछ बारिश का दौर देखने को मिला, जिसके चलते कि ये जो बातचीत होनी थी, जो मीटिंग होनी थी, वो जो यहाँ पर है सस्पेंड कर दी गई, वो आगे पोस्टपोन कर दी गई। और आज भी ये मीटिंग प्रस्तावित है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मीटिंग होगी या फिर नहीं। हमारे साथ एक बार फिर से सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं कटरा से। बताइएगा सोहन, जहाँ पर ये मीटिंग सोमवार को होनी थी, मौसम के बिगड़े मिजाज देखने को मिले, जिसकी वजह से अब वो जो है आज देखने को मिलेगी। आज किस तरीके से तस्वीर है, बताइएगा। मीटिंग कब होगी और अगर होती है तो क्या कुछ निष्कर्ष इसका निकल सकता है?
मलिक जो कि यहाँ पे एजुकेशन में यहाँ पे पहुंची थी, उन्होंने कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी और 23 तक यानी कि 23 तारीख तक उनको मोहलत दी गई थी। मगर कल जो है 23 तारीख को जो उनका टाइम पूरा हो चुका था। कल उनकी जो कारोबारी थे, जितनी भी संस्था थी और संघर्ष समिति की तरफ से कल एक बैठक की गई। बैठक में एक फैसला लिया गया कि अगर कोई हमारे से बात करने के लिए आता है तो अगर नहीं आता तो कल से जो है फिर से एक 72 घंटे की स्ट्राइक की कॉल दी गई थी। मगर आज क्योंकि डीसी रियासी की तरफ से एक मैसेज आया था उनको कि आज उनके साथ बैठक होगी, 3 बजे के करीब बैठक होगी। बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, अगर फैसला उनके हक में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो कल से जो होगी हंगर स्ट्राइक पे जो कि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जा सकती है। लेकिन सोहन, जिस तरीके से आपने भी बताया कि अगर ये मीटिंग नहीं होगी तो हड़ताल जो है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन इस तरीके का विवाद जो है वो जल्द सुलझाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर या श्री माता वैष्णो देवी की बात करेंगे या फिर जम्मू की खास तौर पर बात करेंगी तो छवि बिगड़ती नजर आ रही है। सीधे तौर पर असर जो है वो श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब तमाम दुकानें बंद हो जाती है या फिर जब वहां पर टूरिस्ट बाहर से पहुंचते हैं, बाहर की स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, जब वहां के स्थानीय लोग ही जब यहाँ पर सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ या फिर श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो छवि कहीं ना कहीं बिगड़ती है। तो कितनी जरूरत है कि जल्द से जल्द इस विवाद को, इस मामले को सुलझाया जाए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 31 का सीजन है और देश विदेश से यात्री जो नए साल के ऊपर पुराने साल को भूलकर नए साल पे अपने जो नई जर्नी शुरू करने के लिए, नए साल पे दर्शन करने के लिए आते हैं और काफी ज्यादा श्रद्धालु जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और 31 पे और भी ज्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। मगर इस तरह का मैसेज कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो श्रद्धालुओं की तरफ से जा रहा है वो सरासर गलत है। और हमने जब बात करने की कोशिश की उनसे तो संघर्ष समिति से बात करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इनका जो कि श्रद्धालु को जितनी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो साफ तौर पे उनका ये कहना है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से। अगर श्राइन बोर्ड अगर चाहता तो ये इतना बड़ा विवाद नहीं होता, क्योंकि नया रास्ता, नया जो गंडोला वहां पे लगने जा रहा है वो कहीं ना कहीं हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसी को देखते हुए अगर डेवलपमेंट करनी है तो पुराने रास्ते जहाँ पे माँ वैष्णो देवी की आस्था जुड़ी है, जिसमें चरणपाद का है, अर्धकुंवारी है, भैरव मंदिर है, उसको ही डेवलप करें। लेकिन सोहन, एक काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इकोनॉमी पूरी प्रशासन के हाथ में आ जाएगी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हाथ में आ जाएगी, तो लोगों का पेट किस तरीके से पलेगा, युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा? क्योंकि अगर धार्मिक स्थल ओपन होते हैं या फिर तमाम कुछ और यहाँ पर चीजें खुलती हैं तो उसका सीधा असर जो है वो वहाँ के रोजगार पर भी पड़ता है। तो अगर इकोनॉमी पूरी प्रशासन के हाथ में आ जाएगी तो लोगों का पेट किस तरीके से चलेगा? या तो प्रशासन को कोई विकल्प निकालना चाहिए इन कारोबारियों के लिए या फिर इस रोपवे को बंद करना चाहिए। क्या कुछ लगता है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी जो स्थापन बोर्ड है ये 1986 को बना था। उससे पहले जो बारीदार थे वहाँ पे यहाँ के लोकल लोग थे वो वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे और माँ वैष्णो देवी की आरती करते थे। और उनका यही, क्योंकि कटरा एक कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, सिर्फ ये माता का दरबार है, उसी के सिर्फ उनकी रोजी रोटी चलती है। मगर अगर यही छीन जाएगी तो ये लोग सारे बेरोजगार हो जाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड का जब गठन हुआ था सब यही साफ तौर पर उनका ये कहना था कि एक संस्था है यही माँ वैष्णो देवी के दरबार को चलाएगी। मगर आज की डेट में देखा जाए तो श्री माता वैष्णो देवी जो स्थापन बोर्ड है वो सरासर एक बिजनेस माइंडेड बन चुका है। यहाँ भी देखो उनको सिर्फ बिजनेस ही बिजनेस नजर आता है। और माता की मैं बात करूं तो माँ वैष्णो देवी की आरती की, अगर आरती के 16 हजार 17 हजार, अगर किसी के पास 16-17 हजार रुपए इसकी जेब में है तो माँ वैष्णो देवी की आरती के दर्शन कर सकता है। अगर आम आदमी कोई भी माँ वैष्णो देवी की आरती के दर्शन नहीं कर पाता। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन तमाम जानकारी देने के लिए। सोहन कोहली यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर अपडेट कर रहे थे, जहां पर आज मीटिंग्स का दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये मीटिंग का कुछ निष्कर्ष, कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है तो एक बार फिर से ये जो कारोबारी हैं कटरा के या फिर अन्य जो दुकानदार हैं उनके द्वारा एक बार फिर से 72 घंटे की हड़ताल जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन प्रशासन को इस ओर सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कटरा की श्री माता वैष्णो देवी जैसे पवित्र देवस्थान की जो छवि है वो खराब होती साफ तौर से नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को लेकर विपक्ष के नजरिए को आड़े हाथों लेते हुए उस पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक आजादी के बाद से ही कांग्रेस
दलित समाज के हकों पर डाका मारती आई है और अब इसके नेता घड़ियाली आंसू बहाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा करने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा है कि कांग्रेस हमेशा ही वंचितों का आरक्षण छीनने का पाप करती आई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि और अन्य पिछड़े वर्गों का हवाला देते हुए बताया है कि पूर्व सरकारें हमेशा ही इन वर्गों के साथ अन्याय करती आई है और आज भी इनकी ये मानसिकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि उनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने देश की सदन के अंदर आरक्षण का विरोध नहीं किया, वंचितों का आरक्षण देने की बात का विरोध नहीं किया, मंडल कमीशन का विरोध नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को नहीं दबा के रखा, आरक्षण की सिफारिशों को नहीं दबा के रखा। एससी वंचितों का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर मुस्लिम को देने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। आज इंडी गठबंधन पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो उन्होंने कांग्रेस ने पाप किए हैं, जो उनका अपमान किया है, ये देश कभी भूलेगा नहीं। संविधान निर्माता, वंचितों के अधिकारों के रक्षक पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने किया। अब 4थी पीढ़ी भी अपमान कर रही है। नेहरू जी ने अपमान किया, इंदिरा जी ने अपमान किया, राजीव गांधी जी ने वंचितों का अपमान किया, वंचितों को अधिकार देने वाले बिलों पर उसका विरोध किया। और राहुल गांधी लगातार ये 4 पीढ़ियां वंचितों के अधिकारों के खिलाफ पाप से भरी हुई है। बार बार इन्होंने पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है। देश इसे कभी भुला नहीं सकता और जो इन्होंने पाप किया है जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उमर अब्दुल्ला साहब, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और आपने तो दलितों के अधिकार तक छीन रखे थे। वाल्मीकि भाईचारे का बच्चा सरकार के अधिकारों से वंचित था, एससीओ का अधिकार छीन रखे थे, एसटीज के अधिकार छीन रखे थे, पहाड़ी गुज्जर बकरवालों के अधिकार छीन रखे थे। अभी भी आपकी वही मानसिकता है, ये इंडी गठबंधन की मानसिकता है। अभी भी इंडी गठबंधन की, कांग्रेस एनसी की गठबंधन की सरकार आरक्षण छीनने का षड्यंत्र रच रही है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं सांबा में सिम कार्ड डीलरों की पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन का अभियान लगातार जारी है। जिले के एसएसपी के दिशा निर्देश पर पुलिस जो है वो सभी डीलरों के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। खास तौर पर उन डीलरों पर नकेल कसी जा रही है जो सिम कार्ड लेने वालों की केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं। जिले में किसी भी सिम कार्ड का देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग ना हो, इसी के चलते ये प्रक्रिया पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का इलाका है और आसपास काफ़ी ज़्यादा एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इसी के तहत सांबा में अब एक बड़ा अभियान छिड़ चुका है। सांबा में सिम कार्ड डीलरों की पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन का अभियान जो है वो लगातार जारी है और जो एसएसपी सांबा है उनके द्वारा खास तौर पर सभी अधिकारियों को, सभी पुलिस वालों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी डीलरों के रिकॉर्ड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से जांचे जाए और उनकी नकेल कसी जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, कुछ क्राइम रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, सिर्फ सांबा ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन सांबा पुलिस ने ये पहल की है जहाँ पर कि अब केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी। नो योर यूज़र यानी कि केवाईसी का जो अभियान है वो सांबा में छिड़ चुका है। तो हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं जिला सांबा से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि, बताइएगा किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होगी, पूरी जानकारी दीजिएगा।
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सिम कार्ड का मिसयूज ना हो। हमने अक्सर देखा कि कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं उसमें शामिल रहते हैं, और या फिर आप कह सकते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वाले जो शरारती तत्व हैं उसी को ध्यान में रखकर कि ये लोग सिम कार्ड का मिसयूज ना करें, इसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी ड्राइव जो है जिला पुलिस सांबा की तरफ से पूरे जिला भर में चलाई गई। यहाँ पर तमाम जो सिम कार्ड वेंडर्स हैं, सिम कार्ड डीलर्स हैं, उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और उनको दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि आपको जो केवाईसी प्रोसेस है उसे आपको जो वो ध्यान में रखना है, उसका पालन करना है। इसी के साथ साथ अनऑथोराइज सिम का इस्तेमाल जो वो ना हो, अनऑथोराइज तरीके से सिम किसी कस्टमर को ना दें, इसी को लेकर ये रिकॉर्ड वेरिफिकेशन जो वो की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें पुलिस की तरफ से तमाम अलग अलग जो हमारे जिला में पॉइंट ऑफ सेल्स हैं सिम कार्ड्स के, जिसमें वेंडर्स हैं या फिर इसी के साथ जो आपके डीलर्स हैं, उनके दुकानों पर जाकर, उनके ऑफिस में जाकर ये पूरा रिकॉर्ड जो वो चेक किया जा रहा है। मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो केवाईसी गाइडलाइंस हैं उसका पालन कराना, इस ड्राइव को इस तरीके से जो वो चलाया जा रहा है ताकि इंश्योर किया जाए कि केवाईसी गाइडलाइंस का पालन पूरी तरीके से हो पाए और मिसयूज जो है वो रुक जाए। इस तरह से सिम कार्ड का जो मिसयूज किया जाता है अनऑथोराइज तरीके से। तो इसी से संबंधित मैं आपको बता दूं कि जो इनका रिकॉर्ड है उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। स्क्रूटनी करने के बाद रिकॉर्ड वेरीफाई किया जा रहा है और इन तमाम वेंडर से, इन तमाम जो डीलर से अपील की जा रही है कि कस्टमर को सिम देने से पहले उसकी पूरी वेरिफिकेशन की जाए, जिसमें उसकी आइडेंटिटी हो, उसका एड्रेस हो, तब उसे जो है वो सिम जो वो इशू की जाए ताकि सिम का मिसयूज ना हो। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये जो इंस्पेक्शन की जा रही है इसमें लगातार जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इसे एक बड़े लेवल पर किया जा रहा है और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई भी सिम कार्ड डीलर या सिम कार्ड जो वेंडर है वो अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है, वो जो गाइडलाइंस की वायलेशन करता है, तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अगर बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, तो उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि काफी एक इंपॉर्टेंट ड्राइव जो पुलिस की तरफ से शुरू की गई है और इसी तरह से आपने पिछले दिनों में जो हालात देखे, कई सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हुई हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ी चीज देखने को मिलती है कि उनका जो कनेक्ट है उनके हैंडलर्स के साथ हो जाता है, उनके OGWs के साथ हो जाता है। तो ये वही सिम हो सकती है अभियान तो छेड़ा गया है, लेकिन इसके नतीजे क्या कुछ लगता है आपको, कैसे निकल सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कितना फायदेमंद ये अभियान हो सकता है? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सिम कार्ड किसी कस्टमर को देंगे, उसको पूरी तरह से केवाईसी का पालन करवाने के लिए कहेंगे, उन गाइडलाइंस को फॉलो करवाएंगे और खासतौर पर सिम कार्ड वेंडर जो है वो जब वेरिफिकेशन करेगा, उस वेरिफिकेशन में कस्टमर की पूरी डिटेल होगी, आइडेंटिटी होगी, एड्रेस होगा, तमाम चीजें होंगी, तो ये पता चल जाएगा कि ये जो सिम है ये एक सही जगह पर जा रही है। लेकिन जब आप अनऑथोराइज तरीके से कुछ सिम का इस्तेमाल करते हैं या सिम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिना आइडेंटिटी के, बिना कस्टमर वेरिफिकेशन के, तो वो खतरे की घंटी हो सकता है। वो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है कि कहीं कुछ किसी ऐसे शरारती तत्व के हाथ में वो सिम अगर चढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ऐसी प्लानिंग्स है, कुछ ऐसी चीजें जो वो करने की कोशिशें करेगा जो कि देश हित में नहीं होंगी, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर वो खतरा होंगी। उसी को लेकर ये जो ड्राइव है ये पूरे जिला भर में चलाई जा रही है और SSP सांबा वीरेंद्र सिंह मनहार जी की जो गाइडलाइंस है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी इसमें मुलविस पाया गया अनऑथोराइज तरीके से सिम बेचने में या बिना वेरिफिकेशन के या बिना तमाम इन गाइडलाइंस का पालन किए हुए, तो उसके ऊपर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उनकी तरफ से और पुलिस की तरफ से लीगल एक्शन उनके ऊपर लिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि सावधान और सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है इन वेंडर्स को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, हमें अपडेट करे थे यहाँ पर जिला सांबा से, जहाँ पर सांबा पुलिस ने एक और बड़ी पहल की है, जहां पर हमने आपको पहले अपडेट किया था किस तरीके से जो किराएदार या फिर जो बाहर से लोग सांबा में रह रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन करवाई गई और जिन्होंने नहीं करवाई थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। और अब सिम कार्ड जो वेंडर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि KYC करवाने के लिए उनको कहा जा रहा है और जो इस तरीके के काम नहीं करेगा उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर गुड गवर्नेंस वीक के तहत डोडा में 19 दिसंबर को शुरू हुआ प्रशासन गांव की ओर, यानी कि बैक टू विलेज अभियान जो है वो लोगों के लिए राहत साबित हुआ है। आज अंतिम दिन भी प्रशासन जिले के विभिन्न ब्लॉक्स में लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने का प्रयास कर रही है। लोगों की मानेंगे तो पूर्व में बैक टू विलेज अभियान के सभी चरणों में भी उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाई थी, लेकिन इस गुड गवर्नेंस वीक में प्रशासन ने उन्हें बेहद राहत पहुंचाई है। खास बात यहाँ पर यह है कि इस मुहिम में लोगों को सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के प्रति जागरूक कर उनसे इनका लाभ लेने का आह्वान किया जा रहा है। डोडा के DC हरविंदर सिंह ने
उम्दा पहल की है जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है। तो हमारे साथ विकास मन्हास ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विकास, अब पहले भी इस तरीके के अभियान जो है हमने देखे हैं, किस तरीके से डोडा में, पूरे चिनाब वैली में या पूरे जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम देखने को मिलता है। अब एक और प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर इसका आखिरी दिन है। इन सभी प्रोग्राम्स का ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो क्या कुछ आउटकम निकल कर सामने आया है? देखिए, गुड गवर्नेंस जो अभियान है और इसके चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने जो है 19 तारीख से 24 तारीख तक जो है हर ब्लॉक या हर तहसील के अंदर इस तरह से प्रशासन गांव की ओर एक थीम का नाम रखा था, जिसमें जितने भी लोग आसपास के एडजॉइनिंग एरिया के उस एरिया में रहते हैं उन तमाम लोगों जगह पर कैंप लगाया गया था और साथ में उन लोगों की प्रॉब्लम भी सुनी थी। साथ में चाहे फिर एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो सेंटर से जो भी स्कीमें आती है उन लोगों तक पहुंच रही है, ये तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए उन लोगों का अवेयरनेस देना और साथ में उनसे पूरा डाटा कलेक्ट करना और ये पूरा डाटा लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास इकट्ठा कर रहा है। तो ऐसे में गुड गवर्नेंस डे जो है 25 तारीख को मनाया जा रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की याद में एनिवर्सरी है उनकी, उसके चलते जो है ये पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो ऐसे में काफी अच्छा पहल है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की, ताकि लोगों को इस तरह की अवेयरनेस मिलेगी कि चाहे फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ये तमाम चीजें लोगों की सुनी भी जाएंगी और साथ में उस पर गौर भी किया जाएगा। लेकिन विकास, लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है, लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोगों को दिक्कत अभी भी पेश आ रही है। तो क्या कुछ लगता है अधिकारी जो है वो मौके पर जरूर पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत की जाती है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी बेसिस पर लोगों से बातचीत की जाती है, बातचीत का ये जो दौर है वो खत्म हो जाता है और लोगों की दिक्कतें वहीं की वहीं रह जाती हैं? जी हाँ, इसमें बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे पहले भी बैक टू विलेज प्रोग्राम अलग अलग जिलों में हुए हैं और ऐसे में डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हुए, जिसमें लगभग 5 से 7 बैक टू विलेज हुए हैं और डाटा तो लोगों से लिया जाता है, लेकिन जो चीजें ग्राउंड पर लोगों को लगती हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है कोसों दूर हैं और इस पर ध्यान देना पड़ेगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन एक अच्छा स्टेप है कि गुड गवर्नेंस की तरफ से इस तरह की पहल की गई है, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि आपको पेंशन लगी है या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो या फिर एजुकेशन या फिर पानी या सड़क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ये तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है और इस तरह का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन बड़ी चीज इसमें ये है कि लोगों तक ये चीजें पहुंचनी भी चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए और ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मन्हास डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर एक बार फिर से बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है गुड गवर्नेंस वीक के तहत, जहां पर कि लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं असंतुष्टता देखने को मिल रही है, लोगों में सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि लोगों के अभी भी जो मसले हैं, जो मिसाइल हैं, वो अभी भी हल नहीं हो पाए हैं, जिसके तहत लोग चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर अधिकारी आए और उनके मसलों का समाधान किया जाए। आगे बढ़ जाएंगे, जिला कठुआ के हवाले से भी बात करेंगे। कठुआ जिले के सीमावर्ती इलाके में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क की गुणवत्ता की 1 साल के भीतर ही पोल खुलने लगी है। सीमावर्ती छन लाल दीन से लेकर करोल तक बनाई गई करीब 14 किलोमीटर इस सड़क का जगह जगह से कटाव होना शुरू हो चुका है। कई जगहों पर सड़क के किनारे से कटाव होने से ये सड़क अब सिकुड़ने लगी है, जिस पर कि करीब 44 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। स्थानीय लोगों ने इस सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। तो हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं, रंजीव से जानने की कोशिश करेंगे। रंजीव, पूरा मामला क्या है जहां पर लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि कई करोड़ रुपए जो है 44 करोड़ रुपए की राशि सामने आई है जहां पर इस पर लगी थी, लेकिन अभी भी ये रोड जो है इसमें गड्ढे आना शुरू हो चुके हैं, कुछ कटाव आना शुरू हो चुके हैं, पूरा मामला समझाइएगा। देखिए शिपन, ये रोड जो है ये सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए जो जितने भी गांव हैं, करीब 4 से 5 पंचायतों के करीब 1.5 दर्जन गांव है जो ये सड़क जोड़ती है और उनके लिए इस सड़क से बनना किसी भी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस सड़क के बनने से उनकी काफी सारी मुश्किलात हल हो गई। लेकिन सड़क बनने के मात्र 1 साल के अंदर ही अब इसका टूटना जो है लोगों के लिए काफी दुश्वारियां पैदा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ जो इसके जो प्रोटेक्शन वॉल्स है वो
उनके पत्थर निकल चुके हैं, वो पूरी तरह से टूट रही हैं। और साथ में कई जगह पर सन टांडा गांव की बात करूं तो वहां पर गांव का सारा पानी इस रोड के ऊपर आने से वहां भी जो है तारकोल पूरी तरह से उतर गई है, क्योंकि अगर गांव का पानी जो है उसके निकास के लिए कोई नाला नहीं बनाया गया और सारा पानी जो है सड़कों पर आ रहा है। इसको लेकर लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि सरकारी टैक्स के पैसे से जितना भी टैक्स का पैसा है लोगों का, उससे ये करोड़ों रुपए का ये रोड बना, लेकिन इसका फायदा तभी होता अगर ये लोग गुणवत्ता के लिहाज से सरकार आ चुकी है, चुने हुए नुमाइंदे लोगों को मिल चुके हैं, क्या लगता है कि इस सड़क की मेंटेनेंस एक बार फिर से हो सकती है? बिल्कुल, अभी साल के अंदर ही ये टूटी है। तो जो PMGSY के अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया कि 3 साल तक का जो पीरियड है उसके अंदर अंदर अगर सड़क की कोई में खराबी आती है तो रिपेयर करना ठेकेदार का काम है। उसकी 30% जो राशि है वो उनके पास फ्रीज रहती है 3 साल तक, जब तक वह ठीक है। बहुत शुक्रिया रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर कठुआ से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर की लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं क्योंकि 14 किलोमीटर का ये लंबा स्ट्रेच बनाया तो गया था, लेकिन इसकी मेंटेनेंस करने के लिए वहां पर कोई भी काम नहीं करवाया जा रहा है। 44 करोड़ रुपए की धनराशि यहां पर इस 14 किलोमीटर लंबे सड़क के स्ट्रेच को बनाने में लगी थी, लेकिन अब इसके मेंटेनेंस या फिर इसके रखरखाव की बात करेंगे तो कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल है वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से सीधे तौर पर लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।